नहीं बदला है, लेकिन आप निश्चित समझ लीजिए कि अगर मैं देश में रहता तो ऐसा हरगिज ना होने देता। अनुराधा चुप ही रही। किसी बात का उत्तर पाकर विजय मन ही मन गर्म हो उठा। उसके मन में जो कुछ थोड़ी बहुत दया पैदा हुई थी सब उड़ गई। कठोर स्वर में बोला, इस बात को सभी जानते हैं कि मैं कठोर हूँ। व्यर्थ की दया माया मैं नहीं जानता। अपराध करके मेरे हाथ कोई बच नहीं सकता। अपने भाई से भेंट होने पर आप उनसे कम से कम इतना जरूर कह दीजिएगा। अनुराधा पूर्ववत मौन रही। विजय कहने लगा, आज से सारा मकान मेरे दखल में आ गया है। बाहर के मकान की सफाई हो जाने पर 2-3 दिन में यहाँ आ जाऊंगा। स्त्रियां उसके बाद आएंगी। नीचे आपके कमरे में तब तक रहिए जब तक कि आप कहीं और ना जा सकें, लेकिन किसी चीज को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। तभी कुमार बोल उठा, बाबूजी प्यास लगी है, पानी पाऊंगा? यहाँ पानी कहाँ है? अनुराधा ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला लिया और रसोई के अंदर ले जाकर बोली, जाम है, पियोगे बेटा? हाँ पीऊंगा। संतोष के बना देने पर उसने भर पेट डाम का पानी पिया। कच्ची गरी निकाल कर खाई। बाहर आकर बोला, बाबूजी तुम भी पियोगे? बहुत मीठा है। नहीं पियो ना बाबूजी, बहुत है। आपने ही तो सब बात कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन इतने आदमियों के बीच लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह सहसा शर्मिंदा हो गया। नहीं पीऊंगा, तू चल। बाबुओं के मकान पर पूरा अधिकार करके विजय जमकर बैठ गया। उसने 2 कमरे अपने लिए रखे और बाकी कमरों में कचहरी की व्यवस्था कर दी। विनोद घोष किसी जमाने में जमींदार के यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे गुमास्ता नियुक्त कर दिया, लेकिन झंझट नहीं मिटे। इसी कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपए वसूल करने के बाद हाथ से हाथ रसीद देना अपना अपमान समझता था। इसलिए इससे अविश्वास की गंध आती थी, जो कि चटर्जी के वंश गौरव की बात नहीं थी। इसलिए उसके अंतर्ध्यान होने के बाद प्रजा संकट में फंस गई। मौखिक साक्षी और प्रमाण न लेकर लोग रोजाना हाजिर हो रहे हैं, रोते झींकते हैं। किसने कितना दिया और किस पर कितना बाकी है, इसका निर्णय करना एक कष्ट साध्य और जटिल प्रश्न बन गया। विजय जितनी जल्दी कलकत्ता लौटने की सोच आया था, उतनी जल्दी नहीं जा सका। 1 दिन 2 दिन करत 10-12 दिन बीत गए। इधर लड़के की संतोष से मित्रता हो गई। उम्र में वह 2-3 वर्ष छोटा है। सामाजिक और पारिवारिक अंतर बहुत ही बड़ा है, लेकिन किसी अन्य साथी के अभाव में वह उसी के साथ हिल मिल गया। उसी भाव के साथ घर के अंदर बाग बगीचों और नदी किनारे घूमा फिरा करता। कच्चे आम और चिड़ियों के घोंसले की खोज में संतोष की मौसी के पास ही अक्सर खा पी लेता। संतोष की देखा देखी वह भी उसे मौसी कहा करता। रुपए पैसे के झंझट में विजय बाहर ही फंसा रहता, जिसके कारण वह हर समय लड़के की खोज खबर नहीं रख सकता, और जब खबर लेने की फुर्सत मिलती तो उसका पता नहीं लगता। अगर कभी किसी दिन डांट फटकार कर अपने पास बैठा भी लेता तो छुटकारा पाते ही वह दौड़कर मौसी जी के रसोई घर में घुस जाता। संतोष के साथ बैठकर दोपहर को दाल भात खाता, शाम को रोटी और गरी के लड्डू। उस दिन शाम को लोग बाग आए नहीं थे। विजय ने चाय पीकर चुटरू सुलगाते हुए सोचा, चले नदी किनारे घूम आए। अचानक याद आया, दिन भर से आज लड़का दिखाई ही नहीं दिया। पुराना नौकर खड़ा था। उससे पूछा, कुमार कहाँ है रे? उसने इशारा करते हुए कहा, अंदर। रोटी खाई थी आज? नहीं। पकड़कर जबरदस्ती क्यों नहीं खिला देते? यह खाना जो नहीं चाहता मालिक। गुस्सा होकर फेंक फाक कर चला जाता है। कल
कल से उस खाने मेरे साथ बैठना। यह कहकर मन में न जाने क्या आया कि टहलने जाने के बजाय वह सीधा अंदर चला गया। लंबे चौड़े आंगन के दूसरी ओर लड़के की आवाज सुनाई दी, मौसी जी, एक रोटी और दो, गरी के लड्डू जल्दी। जिसे आदेश दिया गया था उसने कहा, उत्तर, आओ ना बेटा, तुम लोगों पर पैर रखकर इस छोटी डाल पर पकड़कर आसानी से चढ़ आओगी। विजय पास जाकर देखा तो रसोई घर के सामने आम का एक बड़ा सा पेड़ है। उसी पर दो मोटी डालों पर कुमार और संतोष बैठे हैं। पैर लटकाकर तने से पीठ टिकाए दोनों खा रहे थे। विजय को देखते ही दोनों सिर पिटा गए। अनुराधा रसोई घर के किवाड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा, यह क्या इन लोगों के खाने की जगह है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। विजय ने अंदर खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके कहा, देखता हूं आप पर यह जोर जुल्म किया करता है। अब की बार अनुराधा के मुक्त कंठ से उत्तर दिया, हाँ। फिर भी आप सिर चढ़ाने में कसर नहीं रखती। क्यों सिर चढ़ा रही हैं? नहीं चढ़ाने से और भी ज्यादा उधम मचाएंगे, इस डर से। लेकिन घर पर तो ऐसा उधम नहीं करता था। संभव है ना करता हो, उसकी माँ नहीं है। दीदी बीमार रहा करती है। आज काम काज में बाहर फंसे रहते हैं। उधम मचाता किसके आगे? विजय को यह बात मालूम ना हो सो नहीं, लेकिन फिर भी लड़के की माँ नहीं है, यह बात दूसरे के मुंह से सुनकर उसे दुख हुआ। बोला, आप तो मालूम होता है कि बहुत कुछ जान गई। किसने कहा आपसे? कुमार ने। अनुराधा ने धीर से कहा, अभी उसकी उम्र कहाँ लायक हुई नहीं है। फिर भी उसी के मुंह से सुना है। दोपहर को मैं इन लोगों का बाहर निकालने नहीं देती, तभी तो आंख बचाकर भाग जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मेरे पास लेटकर घर की बातें किया करते हैं। विजय उसका चेहरा ना देख सका, लेकिन उस पहले दिन की तरह आज भी उसकी आवाज अत्यंत मीठी मालूम हुई। इसलिए कहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सुनने के लिए बोला, अब की बार इसे घर ले जाकर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधम मचाना एक तरह का नशा है। ना मचा पाने की तकलीफ होती है, हुड़क सी आने लगती है। दूसरा, वहां इसके नशे खुराक कौन जुटाएगा? 2 ही दिन में भागना चाहेगा। अनुराधा ने धीरे से कहा, नहीं भूल जाएगा। कुमार उतर आओ बेटा, रोटी ले जाओ। तुम्हारी तस्करी हाथ में लिए उतर आया और मौसी के हाथ से और भी रोटियां आग के गरी के लड्डू लेकर उससे सटकर खड़ा खाने लगा। पेड़ पर नहीं चढ़ा। विजय ने देखा कि वह चीजें धन संपन्न घर की अपेक्षा पद गौरव में कितनी तुच्छ क्यों ना हो, लेकिन वास्तविक सम्मान की दृष्टि से कतई तुच्छ नहीं थी। लड़का मौसी की रसोई के प्रति इतना आसक्त हो गया है, विजय इसका कारण नहीं समझ सका। सोचकर तो वह आया था कि कुमार के चटोरेपन पर इन लोगों की ओर से अकारण और अतिरिक्त खर्च की बात कहकर शिष्टता के प्रचलित वाक्यों से पत्र के लिए संकोच प्रकट करेगा, और कहने भी जा रहा था, लेकिन बाधा आ गई। कुमार ने कहा, मौसी जी, कल जैसी चंद्रपूली आज बनाने के लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने? मौसी ने कहा, कसूर हो गया बेटा, जरा सी आंख चूक गई तो बिल्ली ने दूध उले दिया। कल ऐसा नहीं होगा। कौन सी बिल्ली ने? बताओ तो। सफेद ने? वही होगी शायद, कहकर अनुराधा उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को संभालने लगी। विजय ने कहा, उधम तो देखता हूँ धीरे धीरे अत्याचार में बदल रहा है। कुमार ने कहा, पीने का पानी कहाँ है? अरे याद नहीं रहा बेटा, लाए देती हूँ। तुम सब भूल जाती हो मौसी,
तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। विजय ने कहा, आप पर डांट पड़नी चाहिए, कदम कदम पर गलती करती हैं। हाँ कहकर अनुराधा हंस दी। असावधानी के कारण यह हंसी विजय ने देख ली। पुत्र के अवैध आचरण के लिए क्षमा याचना न कर सका, इस डर से कि कहीं उसके भद्र वाक्य अभद्र वाक्य में न सुनाई दे, कहीं वह ऐसा न समझ बैठे कि उसकी गरीबी और बुरे दिनों पर यह कटाक्ष कर रहा है। दूसरे दिन दोपहर को अनुराधा कुमार और संतोष को भात परोस कर साथ तरकारी परोस रही थी। सिर खुला था, बदन का कपड़ा कहीं का कहीं जा रहा था। इतने में अचानक दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। अनुराधा ने मुंह उठाकर देखा तो छोटे बाहु थे। एकदम सकुचा कर उसने सिर पर कपड़ा खींच लिया और उठकर खड़ी हो गई। विजय ने कहा, एक जरूरी सलाह के लिए आपके पास आया हूँ। विनोद घोष इस गांव का आदमी ठहरा। आप तो उसे जानती हो, आप तो उसे जानती ही होगी। कैसा आदमी है बता सकती हो? गणेशपुरा का नया गुमास्ता नियुक्त किया है। पूरी तरह उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, या नहीं? आपका क्या ख्याल है? एक सप्ताह से अधिक हो गया। विनोद यथाशक्ति काम तो अच्छा ही कर रहा है, किसी की गड़बड़ी नहीं की। आज सहसा उसके चाल चलन के बारे में खोज खबर लेने की कोई जरूरत आ पड़ी। अनुराधा को कुछ समझ नहीं आया। उसने बड़ी मीठी आवाज में पूछा, विनोद भैया कुछ कर बैठे हैं क्या? मैं तो उन्हें अच्छा ही आदमी समझती आई हूँ। हैं? क्यों नहीं? वह तो आपको ही प्रमाणिक साक्षी मानता है। अनुराधा ने कुछ सोच विचार कर कहा, मैं तो अच्छे ही आदमी हैं, फिर भी जरा निगाह रखिएगा। अपनी लापरवाही से अच्छे आदमी का बुरा आदमी बन जाना कोई असंभव बात नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।